हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में अब तक हमने प्रोटीन, पिछले लेक्चर में प्रोटीन्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी या जो भी चीजें थी उसके बारे में सारी चीजें हमने डिटेल्स में कवर कर रखी। अब इस लेक्चर में प्रोटीन के बाद से जो बाकी बचे हुए नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आपका है एंजाइम्स और विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स। ये चार टॉपिक बचे हुए हैं जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एंजाइम्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है। एंजाइम दो वर्डों से मिलकर के बना होता है। पहला वर्ड है आपका एन प्लस जाइम। एन मतलब क्या होता है? इन, यानी अंदर। जाइम्स मतलब ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट इसके बारे में बोलते हैं जाइम्स। तो देखिए, एंजाइम को एन प्लस जाइम से मिलाकर के बनाते हैं तो एंजाइम होता है। साथ ही साथ देखिए, एंजाइम को फर्स्ट टाइम कैसे निकाला गया था, तो इसे खमीर, यानी खमीर का नाम से खमीर जानते होंगे, जिससे हम लोग को एंजाइम मिलता है, इससे निकाला गया था या बनाया गया था, ठीक है। तो इसलिए इसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम होता है बायो कैटलिस्ट होता है, जो किसी भी फूड प्रोसेसिंग में, यदि फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो उसको फूड प्रोसेसिंग की प्रोसेस को या तो मतलब तीव्र करता है या कम करता है, यानी या उसकी बढ़ा देता है या कमी ला देता है। इसमें ये बायो कैटलिस्ट के रूप में इस तरीके से यूज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? बायोमोलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल। अब इसमें हम लोग पढ़ना क्या है? एंजाइम के बारे में। एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम दो वर्डों से मिलकर के बना है। दो वर्ड, दो वर्ड, एन प्लस जाइम्स। इनका मतलब क्या होता है? इन, ठीक। जाइम्स का मतलब क्या होता है? ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका होता है इन प्लस ईस्ट, ठीक है, एंजाइम। इसलिए मिलकर के बनाते हैं एंजाइम होता है। इन दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो हमारा एंजाइम मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज हो गई। इसके मीनिंग क्या होता है? इन और ईस्ट होता है। और एक चीज आने की, इसको हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं बायो कैटलिस्ट के फॉर्म में। बायो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज हो जाता है, ठीक है। ये किसी भी रिएक्शंस में, यदि रिएक्शन में यूज करते हैं तो रिएक्शन के जो स्पीड होते हैं उसको इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। इसके मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, बायो कैटलिस्ट के। या फूड प्रोसेसिंग होता है एंजाइम में। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग जितने भी साउथ इंडियन फूड होते हैं, जैसे हम लोग मान के इडली हो गया, उसको फर्मेंटेट करते हैं तो उसमें हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। मतलब ईस्ट के थ्रू उसको, एंजाइम के थ्रू उसको फर्मेंट करके उसके जो डो होते हैं उसको बनाया जाता है। ये सारी चीजें प्रोसेस में आती हैं, ठीक। तो आइए इसके बेसिक डेफिनेशन के बारे में आते हैं। तो एंजाइम्स क्या होता है आपका? एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बायो कैटलिस्ट होता है, ठीक है। मोस्टली प्रोटीन, जैसे जो कैटलिस्ट होता है इसका यूज मोस्टली प्रोटीन में किया जाता है, जो आपके आरएनए बेस्ड प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो आरएनए में पाए जाने वाले प्रोटीन है उनके लिए हम लोग इसका बायो एंजाइम्स का यूज करते हैं, ठीक है। द स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी मॉलिक्यूल में, जो जीवों में होने वाली रिएक्शंस हैं, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन प्रोसेस, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, या जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उनमें इस एंजाइम्स का यूज किया जाता है, ईस्ट के फॉर्म में या अदर फॉर्म में भी यूज किया जाता है, इनवर्टेज के फॉर्म में। मैकेनिज्म एंजाइम रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए, इसके बारे में क्या होता है? हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब हाईली, यानी किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में ही ये अपना अपना रिएक्शंस दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है? जैसे कि ये हो गए, उसके बाद से आपका क्या होता है? हाईली एफिशिएंसी, यानी जिस भी प्रोसेस में या जिस भी फॉर्म में यूज करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई क्वालिटी होती है, ठीक है। साथ ही साथ आपका क्या होता है? ये पीएच पे और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करते हैं। इसके लिए पीएच का वैल्यू कितना होना चाहिए? पीएच का वैल्यू 5 से 7 के बीच में, यानी 5 to 7 पीएच के बीच की वैल्यू होनी चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? टेम्परेचर आपका क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर के रूम टेम्परेचर के नियर अबाउट होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर 25 से 37 के बीच में इसके रखते हैं। तो पीएच का सेंसिटिव क्या होता है आपका? पीएच का सेंसिटिव क्या होता है आपका? पीएच होना चाहिए इसका 5 to 7 के बीच में, ठीक है। उसके बाद से आपका क्या होना चाहिए? 5 to 7 के बीच में पीएच रखना है। और टेम्परेचर आपका होता है, टेम्परेचर, पीएच आपका हो गया, पेन में देखो,
तो पीएच आप रखेंगे, पीएच आप रखेंगे 5 to 7, ठीक है। टेम्परेचर आपका क्या होता है, टेम्परेचर आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखनी चाहिए, जिससे इसकी सेंसिटिव होता है, यानी टेम्परेचर को लेकर के ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, यानी कम टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन जो मैकेनिज्म होगी वो या तो रुक जाएगी या प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीजें इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जो भी बुक में दिया है इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना काफी है आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, कोड ऑफ पीओबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको नोट करके फिर हम लोग विटामिन के बारे में डिटेल्स में उससे उसको कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आगे जो भी चीजें होंगी, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए बायोकेमिकल, बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट के रूप में इसका यूज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये सारी चीजें इसके बारे में मेन जो इन्फॉर्मेशन थी सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब आगे देखते हैं हम प्रोटीन के बारे में, लोग विटामिन के बारे में जानते हैं। तो विटामिन क्या होता है, विटामिन एक किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या नेसेसरी चीजें होती हैं, जिसमें शरीर की फंक्शनल वर्क या अदर किसी भी मतलब बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सही सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, कंफर्टेबल सारी चीजें प्रोसेस हो, बॉडी फंक्शनिंग सारी प्रोसेस उसको कंप्लीट करने के लिए विटामिन की नीड पड़ती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, विटामिन की नीड हमें बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक्सेस जब विटामिन एक्सेस हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, यानी ज्यादा हो जाने के बावजूद भी प्रॉब्लम होती है, कमी होने पे भी हमें बॉडी में इश्यूज आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलिए विटामिन है, कोई भी विटामिन है उसकी कमी की वजह से डिफरेंट टाइप के डिजीजेज होते हैं, और साथ ही साथ एक्सेस होने के बाद भी उससे बहुत सारे टाइप के डिजीज होते हैं। आइए सबसे पहले उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, फिर उसके बारे में सारी चीजें डिटेल्स के बारे में। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, यानी इसकी स्मॉल क्वांटिटी यानी मिनिमम क्वांटिटी की जरूरत होती है, स्मॉल थोड़े जो नॉर्मल ग्रोथ यानी शरीर के नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, साथ ही प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, यानी जो भी बॉडी में फंक्शन वर्क हो रहा है प्रॉपरली वर्क करने के लिए इसकी जरूरत होती है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि विटामिन जो होता है, एक चीज ध्यान रखें, विटामिन हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। ये एसेंशियल इसलिए होता है क्योंकि जो भी बॉडी में फंक्शनिंग होता है उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करे, उसके लिए जरूरत होती है। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, यानी कहने का मतलब क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, यानी एनर्जी नहीं देता है। बाकी मान के चलिए हम फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो एनर्जी दे देता है, ठीक है, लेकिन ये आपका एनर्जी नहीं देता विटामिन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन में। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, यानी जो फैट में यानी या ऑयल में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है फैट सॉल्युबल, मतलब soluble in fat and oil, ठीक है, ये फैट एंड ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और तो इसमें कौन एग्जांपल के तौर पर देखिए, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चारों विटामिन होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम याद करने को बोलते हैं कीड़ा, 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 ठीक है। कीड़ा जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। ये सारे विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और एक और ये जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये विटामिन क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल या सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर होगा इस तरीके से, सही फॉर्म में लिखेंगे तो सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट नॉट, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फैट में बट नॉट सॉल्युबल इन फैट, वाटर एंड ऑयल में सॉल्युबल, मतलब एक चीज ध्यान रखिए, ये सॉल्युबल इन वाटर यानी पानी में सॉल्युबल होते हैं। इसमें कौन से आते हैं, विटामिन बी, और एग्जांपल के तौर पर विटामिन बी एंड सी होता है। ये दोनों विटामिन क्या होते हैं, ये हमें भोजन के रूप में, मतलब ये देखिए ये बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं, ऐसे प्रेजेंस नहीं होते हैं आप किसी तरीके से, इसके लिए हम लोग को क्या जरूरत होती है, विटामिन बी और सी के लिए हम लोग को एक्सटर्नल कोई भी चीजें खाने की जरूरत पड़ती है। इसको हम लोग जैसे विटामिन सी के लिए हम लोग बाय प्रोडक्ट लेते हैं, उसके तौर पे विटामिन सी की बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स आते हैं, आप भोजन में हम लोग किसी ने सिट्रस फ्रूट जैसे मान करके चलिए उसको खाते हैं तो हमें विटामिन बी और सी मिलता है,
जो खट्टे फल के आंवला हो गया, वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विटामिन सी की वाला फ्रूट होता है। इस तरीके से ये सारे विटामिन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक। और उसके बाद से जो देखिए आपके विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होने वाले हैं, विटामिन ये सारी चीजें आपकी बुक में सारे डिटेल्स में दी जा रखी है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी कौन से विटामिन की वजह से कौन से प्रॉब्लम होते हैं, कौन कौन से विटामिन की वजह से कौन कौन से उसके सोर्स हैं, ये सारी चीजें उसमें दी रखी हुई है, उसके केमिकल नेम, ये सारी चीजें आपको होता है बोर्ड में पूछता है। चलिए हम लिखवा दे रहे हैं, सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों को लिखने में, इसको नोट करिए, फिर हम उसके बारे में सारी चीजें बता दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सारे विटामिन के बारे में और उससे उसके सोर्स और उससे होने वाले कमी की वजह से जो रोग डिजीज है उसके बारे में जानते हैं। देखिए विटामिन ए का जो सोर्स होता है, मेन सोर्स, यानी विटामिन ए किस क्या खाए कि हमें विटामिन ए मिले, उसके लिए मेन क्या होता है, फिश लीवर ऑयल, यानी जो मछली के लीवर का ऑयल होता है उससे हमें विटामिन ए की प्रेजेंस होता है। फिर बटर हो गया, मिल्क हो गया, या आपके पास जैसे फ्रूट हो गए तो आम आप ले सकते हैं, मैंगोज ले सकते हैं, साथ ही साथ आप ये ले सकते हैं जैसे कि आपके पास हो गया कैरेट हो गया, यानी गाजर, ये सारी चीजें होती हैं जिसमें विटामिन ए की प्रेजेंस होती है। इसकी वजह से आपके क्या होता है, सीरोथैलेमिया, सीरोथैलेमिया और नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कहने का मतलब क्या है, रतौंधी रोग होते हैं, जिससे नाइट में लोगों को कम दिखाई देने की वो आ जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज आ जाती है, जीरो लाइट नाइट ब्लाइंडनेस होता है। उसकी वजह से विटामिन बी वन को का केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन होता है, ठीक है। इसके लिए हमें मेन सोर्स क्या क्या लेना चाहिए, ईस्ट होता है, मिल्क होता है, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, ठीक है, सीरियल्स अनाज हो गए, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो ये मेन सोर्स हो गए इसके, उसके बाद इससे डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज क्या है, आपके पास बेरी बेरी रोग, जो दांत में होने वाला रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी टू जो राइबोफ्लेविन की वजह से होता है, जिसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी टू का। इसके मेन सोर्स क्या होता है, मिल्क, लीवर और योक, यानी अंडे की जर्दी, ठीक है, योक अंडे की जर्दी। इसके होते हैं क्योलोसिस या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यानी जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके खाने को जो है, जो भी खाते हैं आप उसको, वो पचने में दिक्कत हो जाती है, उससे रिलेटेड कोई भी लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विटामिन बी सिक्स होता है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन क्या उसका मेन सोर्स क्या होता है, उसका भी ईस्ट होता है, मिल्क होता है और एग होता है, इसका मेन सोर्स है, क्यूलोसिस हो जाता है, ठीक है। जैसे पैरों में टेढ़ापन हो जाता है लोगों में, जैसे देखे होंगे कुछ लोग जो होता है बॉडी से डिफरेंट साइज के हो जाते हैं, ठीक है, जैसे पैर पैर टेढ़ा हो जाते हैं या हाथ में पतले हो जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें इसकी वजह से होते हैं। उसकी वजह से विटामिन बी 12 होता है, इसके लिए मीट होना चाहिए, फिश होना चाहिए, एग होता है, एनीमिया हो जाती है, ठीक ठीक। एनीमिया कहने का मतलब क्या होता है कि शरीर पीला हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, ये सारी चीजें इसकी वजह से होता है। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके लिए हमें क्या होता है, सिट्रस फ्रूट की जरूरत होती है, जैसे आपके पास होता है आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सारे फ्रूट होते हैं, इसकी कमी को पूरा करते हैं सिट्रस फ्रूट। उसके बाद से ग्रीन लीफ वेजिटेबल हो गया, इसका भी होता है, दांतों के मसूड़े में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। विटामिन डी, डी वाले डी के लिए हमें क्या जरूरत होती है, विटामिन डी के लिए सनलाइट, यानी सूर्य की किरणें, ठीक है। उसके बाद से फिश की वजह से पूरा कर सकते हैं, एक वॉक ले सकते हैं जिसमें कमी हो, रिकेट्स हो जाता है इसकी वजह से। उसकी वजह से देखिए विटामिन ई के ई होता है, ठीक है। विटामिन ई के लिए मेन सोर्स क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो बीट हो गया, या बीट मतलब क्या होता है, बीट को क्या अंकुरित करते हैं, ठीक है, उसको लीफी बना देते हैं, या उसको मतलब कुछ दिन के लिए उसको भिगो कर रख देने पे उसमें देखते हैं लीफी यानी पत्ते आ जाते हैं, उसका तेल उस तरीके से, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे वीट हो गया, वीट लीफी वीट लिख दीजिए, वीट गेहूं होता है, लीफी वीट, ये सारी चीजें इसमें कारगर होती हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्या होता है, विटामिन ई की कमी से होता है इनफर्टिलिटी हो जाती है, नहीं बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, जिसे बाध्यता कहते हैं हिंदी में। उसके बाद मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, यानी जो भी मस्कुलर होता है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन के की वजह से क्या, विटामिन के का मेन सोर्स क्या था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी हरी सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, इसकी वजह से। और इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, जब यदि मान के चलिए आपके ब्लड होता है, कटने पीटने पे वो थक्का नहीं बनते, यानी प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से आपके ब्लड थक्का नहीं बनेंगे बहुत ज्यादा टाइम तक, तो जिससे ब्लड लॉस ज्यादा होता है। ये सारी चीजें होती हैं विटामिन जिसके मेन सोर्स और इससे होने वाले डिजीज होते हैं। तो ये इस विटामिन के बारे में हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब इसको नोट करके न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स के बारे में आगे पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर
तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग विटामिन के न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानते हैं। तो एक चीज जानिए कि न्यूक्लिक एसिड हर एक यानी सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हर एक ह्यूमन बींग में या जानवर एनिमल्स में सारी चीजों में न्यूक्लिक एसिड है, प्लांट में हो गए या अदर किसी भी जो भी ये समझिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है इस पृथ्वी पे अर्थ पे सारे चीजों में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके लिए किस चीज के लिए जरूरत है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, या अदर हो गया जैसे कि मान करके चलिए आप लोग को ये देखना हो कि हेरिटेज के बारे में। ठीक है, हेरिडिटी यानी जेनेटिक हेरिडिटी यानी इंफॉर्मेशन मनुष्य के बारे में एक दूसरे के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड आर बायोपॉलीमर दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक बायोपॉलीमर होता है जो क्या करता है? कैरी करता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। कंट्रोल दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर को उसके कंट्रोल करता है, फंक्शन ऑफ सेल्स यानी जो भी सेल के वर्क होते हैं उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो जैसे दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी। यह ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हेरिडिटी यानी जनरेशन को हेरिडिटी एक दूसरे के जनरेशन में अपने प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपनी जो भी उसके इंफॉर्मेशन होता है उसको आगे ट्रांसफर करता है फ्रॉम द जनरेशन ऑफ द फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी मान कर चलिए जैसे कि कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो अपने मम्मी पापा के क्वालिटी होती है नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों में आती है। जैसे होता है किसी लोग का शरीर फेस होता है या किसी चीज की कोई चीज बहुत सारे ऐसे मतलब गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो आती हैं। ये सारी चीजें न्यूक्लिक एसिड के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी होती हैं जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट जनरेशन यानी ये होता है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जो भी ऑर्गेनिज्म है यानी जीव है उन सभी चीजों के लिए ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आरएनए क्या होता है? आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस यानी ये मानकर चलिए जो भी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है जैसे कि एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए में जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें हेल्प करता है आपका आरएनए। ठीक है, इन सम वायरस यानी बहुत सारे वायरस में भी होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ईच न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो किसके पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। ये चीजें होती है। उसके बाद ईच न्यूक्लियोटाइड इन थ्री कंपाउंड यानी सारे न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपाउंड होते हैं। जैसे कि मानकर चलिए आपके पास न्यूक्लियोटाइड है तो ये हो सकता है कि नाइट्रोजनस बेस हो गया, शुगर हो गया, पेंट फास्फेट हो गया, ये सारी चीजें प्रेजेंस होती है। इसमें पहला होता है आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तीसरा आपका क्या होता है? फास्फेट ग्रुप होता है। ये आपके ईच न्यूक्लियोटाइड में सारे न्यूक्लियोटाइड में होते हैं। अब एक चीज और इन्फॉर्मेशन है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड आपका होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर के बनता है। ठीक है, इसमें दो कंपाउंड है न्यूक्लियोटाइड में, शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज फास्फेट ग्रुप, ये सारे प्रेजेंस होता है तीनों चीजें। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, सारी चीजें हमने इसमें आपको बता दिया है। बाकी जो भी चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें हमने इसमें कवर कर दी है। ठीक है, अब बाकी हम जो बचा है हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। तो हार्मोन्स क्या होता है ये उसके बारे में देखते हैं। हार्मोन्स के बारे में इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर सारी चीजें डिटेल्स में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं बायोमॉलिक्यूल का जो हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स क्या होता है? वो ये आपके होते हैं जो कोशिकाओं में। ठीक है, हाँ, हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। तो हार्मोन्स क्या होता है? ये आपका जो सेल्स होते हैं बॉडी में उसको मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, ये ओरिजिनल इंडोसायरिन ठीक है के थ्रू क्या होता है? रिलीज होता है। साथ ही साथ आपका क्या होता है? इससे ब्लड डायरेक्टली सिक्रेट होते हैं ब्लड के थ्रू। जो भी पार्ट होता है बॉडी पार्ट जहां इसको अटैक करना होता है वहां पे ब्लड के थ्रू आपस में ट्रांसफर होते जाते हैं। साथ ही साथ इनका एक्सेस होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसी वर्क होते हैं, बॉडी फंक्शन होते हैं जिसके लिए हार्मोन्स की नीड भी होती है।
लेकिन जब गलत टाइमिंग या अदर किसी भी वर्क की वजह से यदि एक्सेस ऑफ हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है ज्यादा हो जाता है, तो हमें ये बॉडी पे डिसइंफेक्शन भी डालते हैं, जिससे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके बारे में जानते हैं। तो क्या कहता है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर सीक्रेट बाय एंडोसाइनिन ग्लैंड्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये हार्मोन होता है जो केमिकल मैसेंजर होता है, जो सीक्रेट किसके थ्रू होता है, एंडोसाइनिन ग्लैंड के थ्रू होता है। इन वेरी स्मॉल अमाउंट, यह बहुत ही कम मात्रा में यानी बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होता है, विच रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जो होता है मिनिमम अमाउंट में सीक्रेट होता है, और जो आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी भौतिक कहने का मतलब एक्टिविटी कार्य पे डिफरेंस डालता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही साथ लिमिटेड क्वांटिटी में होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब एक्सेस होगा तो डिस्टर्बेंस भी ला सकता है। इसके पीछे जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके विशेष प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सीक्रेट बाय इंडोसाइरिन, यानी क्या है इंडोसाइरिन ग्लैंड, यानी कहने का मतलब क्या है, ये इंडोसाइरिन ग्लैंड की वजह से यानी डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है। रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कहने का मतलब क्या, इसकी जरूरत बहुत कम मात्रा में यानी बहुत मिनिमम अमाउंट में होती है। साथ ही साथ क्या होता है, ट्रांसफर बाय ब्लड टू टारगेटेड साइड, यानी कहने का मतलब क्या है, जो हार्मोन्स है वो ब्लड के थ्रू जो टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं उस पे जाके अटैक करता है, टारगेटेड साइड पे, यानी जहां उसके अटैक करना होता है वहां पे ब्लड के थ्रू जाके ट्रांसफर होता है। तो उसके बाद रेगुलेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उस पर भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये सारी चीजें हार्मोन्स के थ्रू ही होती हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, ईच हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक हार्मोन, यानी कहने का मतलब बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक हार्मोन्स का अपना अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग ऑर्गन के लिए सीक्रेट होते हैं। तो वो अपने हर एक हार्मोन्स का अपना अलग अलग वर्क होता है, हर एक हार्मोन्स उस काम के लिए ही बनते हैं। साथ ही साथ ज्यादा स्पेसिफिक ऑर्गन की वजह से, यानी कहने का मतलब क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके अपना अटैक करते हैं और अपना काम करते हैं। साथ ही साथ इसके बाद से ये आपके इसके बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी जो भी क्या बोलते हैं हार्मोन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, यहाँ तक हमने आपको सारी चीजें डिटेल्स में कवर कर दी है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर का जो भी क्या बोलते हैं थियोरेटिकल पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि उसके क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट को बनाए रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि उसको सही करें। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।